तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आपकी जो क्लास 10th की केमिस्ट्री है उसका दूसरा पार्ट दोस्तों में दिया गया है अम्ल क्षार एवं लवण। दोस्तों आज हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में टॉपिक वाइज एवं बेसिक से अपर लेवल तक हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया गया है अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होते हैं? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अम्ल को दोस्तों इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो दोस्तों इसकी डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। आरहेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार, तो दोस्तों स्वांटे आरहेनियस इनका पूरा नाम है और इन्होंने जो अपनी आयनिक सिद्धांत दिया है उसके अनुसार हम अम्ल की परिभाषा देखेंगे क्या होती है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब अम्ल को हम जलीय विलयन में यानी जल में घोलते हैं तो वो हाइड्रोजन के धनायन देते हैं। और इसके दोस्तों अम्ल के उदाहरण दिए गए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि अम्ल के गुण के बारे में यहाँ पर जान लेंगे। तो आइए देखते हैं अम्ल के गुण। दोस्तों पहला गुण दिया गया है कि इनका स्वाद खट्टा होता है। दोस्तों जब हम किसी अम्ल को चखेंगे तो उसका स्वाद खट्टा लगेगा। अब दोस्तों दूसरा गुण हमें दिया गया है अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दोस्तों किसी लिटमस पेपर को आप लोग लेंगे और उसे अम्ल में डुबोएंगे, जितना भी आप डुबोएंगे वो उसका रंग लाल होता जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा गुण दिया गया है ये दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं, हाइड्रोजन के धनायन देते हैं। तो ये अपना वो प्रोटॉन जो एक्स्ट्रा होता है इसके पास वो दूसरे को दे सकते हैं, यानी कि ये प्रोटॉन के दाता होते हैं। और दोस्तों अगला गुण हमें दिया गया है ये क्षार से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। दोस्तों ये जो क्षार से जब हम अम्ल की क्रिया कराते हैं तो ये लवण और जल बनाते हैं। इसके बारे में हम लोग अभिक्रिया आगे देखेंगे, तब आप वहाँ पर डिटेल से समझ पाएंगे। पांचवा नंबर दोस्तों दिया गया है ये जल में विलेय हैं, यानी दोस्तों हम किसी अम्ल को यदि जल में घोलेंगे तो पूर्णतः विलेय हो जाएगा, यानी पूर्णतः घुल जाएगा। अब दोस्तों छठा टॉपिक हमें दिया गया है इसका pH मान 7 से कम होता है। दोस्तों pH मान क्या होता है और 7 से कम क्यों होता है, ये सब जानकारी हम आगे वीडियो में देखेंगे। अम्लों के प्रकार के बारे में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है सांद्र अम्ल। दोस्तों एक प्रकार होता है सांद्र अम्ल और दूसरा होता है तनु अम्ल। अब देखते हैं दोस्तों सांद्र अम्ल क्या होते हैं। शुद्ध अम्ल में पानी की कम मात्रा हो तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। दोस्तों कोई अम्ल है शुद्ध और उसमें पानी की कम मात्रा है तो उसे कहेंगे सांद्र अम्ल। और दोस्तों तनु अम्ल क्या होता है, अम्ल में अधिक मात्रा में पानी की मात्रा हो तो तनु अम्ल कहते हैं। दोस्तों किसी अम्ल में यदि अधिक मात्रा में पानी मिला हुआ है, अम्ल की मात्रा बहुत कम है, तो उसे कहेंगे तनु अम्ल। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्षार के बारे में देखेंगे। दोस्तों हम देखेंगे क्षार और क्षारक के बारे में देखेंगे, क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्षारक की परिभाषा हम देखते हैं। क्षारक की परिभाषा क्या होती है, जो पदार्थ जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। तो दोस्तों किसी क्षारक की जब हम जल से क्रिया कराएंगे तो वहाँ पर OH- आयन देगा हमें। अब दोस्तों देखते हैं क्षार के गुण। तो क्षार के क्या गुण होते हैं। तो पहला गुण हमें दिया गया है स्वाद तीखा व जलन उत्पन्न करने वाला होता है। और दोस्तों क्षार को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारक को इंग्लिश में कहते हैं बेस। देखिए यहाँ पर क्षारक को क्या कहते हैं, बेस, BASE। तो दोस्तों पहला गुण हमें क्या दिया गया है, स्वाद तीखा व जलन उत्पन्न करने वाला होता है। दोस्तों जब हम किसी क्षारक को चखेंगे तो क्या होगा, तीखा लगेगा और जलन उत्पन्न होगी। साबुन जैसे चिकने होते हैं। दूसरा गुण हमें दिया गया है बहुत चिकने पदार्थ होते हैं, ये साबुन की तरह बिल्कुल चिकने होते हैं। तीसरा गुण दोस्तों हमें दिया गया है जल में विलेय हैं। किसी क्षारक को जब हम जल में घोलते हैं तो वो पूर्णतः घुल जाते हैं, यानी कि जल में विलेय हैं। और दोस्तों देखते हैं चौथा गुण हमें दिया गया है लाल लिटमस पेपर को नीला और फिनाफ्थलीन के साथ गुलाबी रंग देते हैं। दोस्तों क्या करते हैं जब लाल लिटमस पेपर लेते हैं और उसको किसी क्षार में डुबोते हैं तो वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। और दोस्तों फिनाफ्थलीन को जब क्षार में डालते हैं तो दोस्तों कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है।
अब दोस्तों देखते हैं क्षार और क्षारक क्या होते हैं। तो हमने क्षारक के बारे में जानकारी पूरी देख ली है, अब हम देखेंगे क्षार के बारे में। तो क्षार दोस्तों क्या होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक। ये जो क्षारक हैं यदि जल में घुल जाते हैं तो उन क्षारक को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। देखिए क्षार, जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर किसी भी क्षारक को जब हम जल में घोलते हैं, यदि पूर्णतः घुल जाता है तो उसे हम क्षारक कहते हैं, यदि नहीं घुलेगा तो उसे क्षारक कहेंगे, और जो घुल जाएगा तो हम उसे क्षार कहेंगे। जल में पूर्णतः घुल जाएगा तो हम इसे क्षार कहेंगे। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे क्षार और अम्ल के रासायनिक गुण। तो दोस्तों हम देखेंगे जलीय विलयन में अम्ल व क्षार के गुण। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है हमें, अम्ल जल की उपस्थिति में H+ आयन देते हैं। तो दोस्तों जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं या जल से क्रिया कराते हैं तो वो H+ आयन देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर H आयन H3O यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में आते हैं। जो ये हमारे H+ आयन है ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में आते हैं। और दोस्तों क्यों आते हैं देख लीजिए यहाँ पर, अम्ल जो है वो H+ आयन देता है, ठीक है। और जब इसकी जल से, और आपने पढ़ा है कि अम्ल जल में घुलनशील होते हैं, और जब ये जल में घुल जाएंगे तो H+ आयन प्लस H2O होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा H3O यानी हाइड्रोनियम आयन। तो दोस्तों देखते हैं क्रिया कराकर, हमने क्या लिया है यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दोस्तों क्या लिया है, जल। अम्ल की जब हम जल से क्रिया कराएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ H+ हम किसी जल के साथ क्रिया कराते हैं तो H+ आयन देता है, और जल उसमें घुलनशील होता है तो इसलिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा H3O हाइड्रोनियम आयन प्लस जो Cl बचता है माइनस का वो इधर आ जाएगा, तो H3O प्लस और Cl माइनस का अलग आ जाएगा। तो ये हमें हाइड्रोनियम आयन देगा यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों देख रहे हैं क्षार जल की उपस्थिति में OH- आयन देते हैं। दोस्तों क्या होता है, जब हम क्षार को जल में घोलते हैं या क्रिया कराते हैं तो वहाँ पर OH- आयन देता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको लिख देते हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जल से, जब हम जल की उपस्थिति में इसे क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनेगा Na + OH-। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, OH- हमें आयन मिला है। अब दोस्तों देखते हैं अम्ल और क्षार को जब हम जल में मिलाते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। दोस्तों देखिए जल में अम्ल व क्षार मिलाते समय सावधानियाँ, तो हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती हैं। नंबर 1, हमेशा अम्ल या क्षार को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। दोस्तों क्या होता है, जब हम जल में किसी अम्ल या क्षार को डालते हैं तो धीरे धीरे डालना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लास्ट हो सकता है, या फिर पूरा जो है पानी वगैरह, या पानी में हम जब डालते हैं तो पानी वगैरह पूरा ऐसे बाहर निकल पड़ता है झाग के रूप में। तो दोस्तों क्या करना चाहिए, धीरे धीरे मिलाना चाहिए, उसको ये नहीं एकदम मिला दें। अब दोस्तों देखिए दूसरा क्या दिया गया, इस प्रक्रिया में ऊष्मा अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए पात्र को हिलाते रहना चाहिए। दोस्तों क्या होता है, जब हम किसी जल में अम्ल या क्षार को डालते हैं तो उसका ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है, और उससे क्या होता है, अगर हम उसको हिलाएंगे नहीं तो झाग के रूप में भी बाहर निकल सकता है और ब्लास्ट हो सकता है, सब फैल सकता है। और दोस्तों देखिए किस रूप में हम जल में, ये मान लीजिए एक बीकर है, इसमें ये जल है, ये दोस्तों जल है बीकर में। अब दोस्तों क्या होता है, ये है अम्ल, ये क्या है, अम्ल। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसे जब हम इसमें डालते हैं तो ऐसा नहीं करेंगे कि अम्ल में हम पानी को डालें, पानी में ही अम्ल को डालेंगे धीरे धीरे, वो भी धीरे धीरे करके, और इधर से हम क्षार को डालते हैं।
तो दोस्तों क्या होता है, अम्ल और क्षार को जब हम जल में मिलाते हैं तो ऐसा करते हैं कि जल में हम अम्ल और क्षार को डालते हैं, अम्ल या क्षार जो भी मिलाते हैं, और हम अम्ल या क्षार में पानी को नहीं डाल सकते हैं, पानी में ही हम अम्ल और क्षार को डालेंगे। ये क्रिया होती है और इसको हम धीरे धीरे हिलाते रहेंगे क्योंकि इसका ताप जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है, उससे ब्लास्ट भी हो सकता है और क्या है कि ये जल पूरा झाग बनकर ऐसे निकल भी सकता है पूरा ऐसे करके। तो दोस्तों आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे सूचक के बारे में। आइए दोस्तों देखते हैं सूचक के बारे में। तो दोस्तों सूचक को इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर्स। तो आइए देखते हैं, ऐसे पदार्थ जिनको अम्ल या क्षार के संपर्क में लाए जाने पर अपना रंग या गंध बदल देते हैं, इन्हें सूचक कहते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर, दोस्तों ऐसे पदार्थ जिन्हें हम अम्ल या क्षार के संपर्क में लाते हैं तो वो अपना रंग या गंध बदल कर और हमें ये बता देते हैं कि अम्ल है या क्षार है। जो जिस विलयन में हम डुबोते हैं वो विलयन अम्ल है या क्षार है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आगे में दिया गया, अर्थात यह सूचना देते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। दोस्तों हम एक विलयन लेंगे, उसमें हम कोई पदार्थ डुबोएंगे, वो अगर अपना कलर बदल रहा है, अगर कलर बदल रहा है तो हमें अपने अपने अलग कलर या गंध से बता देता है कि हम अम्ल है यह पदार्थ या क्षारीय विलयन है। तो दोस्तों ये बता देता है कि वो विलयन क्षारीय है या अम्लीय है। अब दोस्तों हम देखते हैं सूचक के प्रकार। तो दोस्तों पहला सूचक का प्रकार होता है प्राकृतिक सूचक। तो दोस्तों देखते हैं प्राकृतिक सूचक, वे सूचक जो पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो दोस्तों वे सूचक जो प्राकृतिक यानी पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। देखिए जैसे हल्दी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, और लाल पत्ता गोभी यानी कि सब पेड़ पौधे और प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है। अब देखिए दोस्तों सूचक क्या काम करते हैं। सूचक को हम अम्लीय विलयन में हम डुबोते हैं। मान लीजिए सूचक को हम अम्ल के साथ या अम्ल में डुबोते हैं। कौन सा सूचक, यानी लिटमस पेपर को हम अम्ल में डुबोते हैं तो लाल हो जाता है, ये हमें ज्ञात है। तो हम क्या करेंगे, एक लिटमस पेपर लेंगे और एक जलीय विलयन में डुबोएंगे। तो लिटमस पेपर डुबोएंगे तो यदि वो लाल हो जाता है तो हमें पता हो जाता है कि ये विलयन अम्लीय है। यदि दोस्तों हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर को लेंगे और किसी दूसरे जलीय विलयन में डुबोएंगे, यदि वो नीला हो जाता है तो हम क्या जान लेंगे कि ये जलीय विलयन जो है वो हमारा क्षारीय है। अब दोस्तों देखते हैं, लाल पत्ता गोभी अम्ल में डुबोने से क्या होती है, लाल हो जाती है। तो हमें पता हो जाएगा जब किसी जलीय विलयन में लाल पत्ता गोभी को हम डुबोएंगे, यदि उसका रंग लाल हो जाता है तो क्या होता है हमारे पास कि वो विलयन अम्लीय है। और दोस्तों ये डुबोने पर हरा हो जाए किसी जलीय विलयन में तो वह विलयन क्षारीय होगा। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रकार सूचक का। दूसरा प्रकार होता है कृत्रिम सूचक। दोस्तों वे सूचक जो रसायन के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। दोस्तों जो सूचक लेबोरेटरी में रसायन के द्वारा बनाए जाते हैं या मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। दिया गया है फिनेफ्थलीन। फिनेफ्थलीन क्या करता है, किसी जलीय विलयन में हम डालेंगे तो अगर वह रंगहीन बना देता है विलयन को तो हम जान लेंगे कि वह विलयन अम्लीय है। तो यानी कि फिनेफ्थलीन को जब हम अम्लीय विलयन में डुबोते हैं तो वह रंगहीन हो जाता है, और क्षार में जब हम डुबोते हैं तो वो हल्का गुलाबी हो जाता है विलयन। तो ऐसे हम जान लेते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो ये हमारे हो जाते हैं सूचक। और मेथिल ऑरेंज को हम अम्ल में जब डुबोते हैं तो वो लाल हो जाते हैं, और क्षार में डुबोते हैं तो पीले हो जाते हैं। अब दोस्तों देखेंगे इसका तीसरा प्रकार दोस्तों होता है गंधीय सूचक। तो दोस्तों हम देखते हैं गंधीय सूचक के बारे में। गंधीय सूचक, जिन सूचक की गंध अम्लीय या क्षारीय विलयन में बदल जाती है उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जब हम किसी सूचक को हम अम्लीय या क्षारीय विलयन में जब हम डुबोते हैं तो उसकी यदि गंध बदल जाती है तो उन सूचकों को हम कहते हैं गंधीय सूचक। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं उदाहरण। तो दोस्तों पहला हमें दिया गया है लौंग का तेल। दोस्तों क्या होता है, लौंग के तेल को जो हम एक जलीय विलयन में डुबोते हैं, यदि उसकी समान गंध रहती है तो पता चल जाता है कि वो विलयन अम्लीय है। और दोस्तों कोई गंध नहीं आती, यानी कि गंधहीन, बिल्कुल गंधहीन हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है ये क्या है, तो दोस्तों वो विलयन क्षारीय होता है। अब दोस्तों देखते हैं प्याज का रस। प्याज का रस दोस्तों जब हम किसी जलीय विलयन में डुबोते हैं तो तीक्ष्ण गंध आती है, तो हम जान लेते हैं कि विलयन कैसा है, अम्लीय है।
और दोस्तों जब हम क्षारीय विलयन में डुबोते हैं तो कोई गंध नहीं आती, यानी कि कोई गंध नहीं जब आएगी तो वो विलयन क्षारीय होगा। अब दोस्तों देखते हैं अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुण। दोस्तों देखते हैं क्षार और अम्ल के रासायनिक गुण। दिया गया है अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। दोस्तों क्या है कि यहाँ पर हम पहले देखेंगे अम्ल के रासायनिक गुण, यानी कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। दोस्तों अम्ल प्लस धातु, यानी अम्ल की धातु के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिया है अम्ल यानी H2SO4 और Zn धातु यानी Zn जिंक की धातु ले ली है, इसकी जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकली है और ये ZnSO4 हमारा हो गया है लवण, ये हमारा हो गया है लवण और ये हो गई है गैस, हाइड्रोजन गैस। अब दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं कि अब हमने दूसरे अम्ल से क्रिया कराई है तो यहाँ पर हमने लिया है 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो हम 2Na यानी कि सोडियम से क्रिया कराएंगे, सोडियम धातु से। दोस्तों यहाँ पर ये 2 क्यों लिए हैं, ये 2HCl क्यों लिए है, ये दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि ये बैलेंसिंग करने के लिए लिया जाता है, यानी कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, ताकि किसी भी अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद का परमाणु भार या द्रव्यमान बराबर रहे। तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ये हमारा 2NaCl ये लवण बन गया है और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया। क्या है कि क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर ये हमने एक लिया है क्षार NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम किस धातु से क्रिया कराएंगे, यानी Zn, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर जिंक से अभिक्रिया करा दी है एक क्षार की। तो दोस्तों उत्पाद में हमारे पास क्या बना है, Na2ZnO2, ये हमारा हो गया लवण। और दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकल के बाहर आ गई है। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमें क्या मिला है कि क्षार जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे क्षार प्लस धातु क्या बनाते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा रासायनिक गुण देखेंगे अम्ल और क्षार का। दूसरा रासायनिक गुण है धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। दोस्तों धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर धातु कार्बोनेट यानी कि धातु हम लोग यहाँ पर कुछ भी धातु ले सकते हैं। यहाँ पे Na ले लिया हमने सोडियम, यहाँ पर हम जिंक भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी धातु ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है Na2 और कार्बोनेट यानी कि CO3। दोस्तों ये हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे लिख देते हैं सोडियम कार्बोनेट, यह है सोडियम कार्बोनेट। और हमने क्या किया है, अम्ल के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारे पास क्या बनता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। जैसा कि आप ऊपर फार्मूला में देख रहे हैं कि धातु कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास बचेगा लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो वैसा ही यहाँ पर हुआ, ये हमारा हो गया लवण, ये है जल और ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब दोस्तों क्या देखते हैं कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम लोग क्रिया कराएंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पर देखिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है। धातु हम लोग कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर Zn भी ले सकते हैं, कुछ भी जिंक वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। धातु बाई कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे लिखा है, इसको हम बोल सकते हैं धातु बाई कार्बोनेट। इसको या तो हम धातु बाई कार्बोनेट कहें या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात है, हाइड्रोजन कार्बोनेट।
इसके दो नाम है, धातु बाइकार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हम लोग कुछ भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। अब दोस्तों देखिए हमने धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 ले लिया है और इसका हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर NaCl जो कि हमारा लवण है, ये मिल गया है हमें लवण, और H2O भी मिल गया है और CO2 मिल गया है, यानी कि जो ऊपर अभिक्रिया थी वो पूरी हो गई है और हमें यहाँ पर लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया है। अब तो ये देखिए दोस्तों, क्षार की जब हम धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्षार धातु कार्बोनेट तथा क्षार धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते, यानी कि दोस्तों क्षार जो है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब दोस्तों देखिए नीचे क्या दिया गया, एक परीक्षण करना है हमको। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमें बार बार मिली है यहाँ पर, इससे हम परीक्षण करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर दोस्तों क्या करेंगे, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिली है उस गैस को हम चूने के पानी में प्रवाहित कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए CaOH का होल ट्वाइस यानी कि चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं। दोस्तों यहाँ पर बनता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O और जल। ये दोस्तों एक श्वेत अवक्षेप है, यानी कि इसको खड़िया बोल सकते हैं। CaCO3 श्वेत अवक्षेप है, खड़िया। हमें CaCO3 और H2O प्राप्त हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, ये हमें CaCO3 जो मिला है श्वेत अवक्षेप, इसमें हम अधिक मात्रा में CO2 को प्रवाहित करेंगे। तो जैसे देखिए दोस्तों CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें हम क्या करेंगे, इसके जलीय विलयन में करेंगे। CO2 काहे में प्रवाहित करेंगे, इसके जलीय विलयन में। तो H2O लेंगे प्लस CO2। जलीय विलयन करने के लिए हमें यहाँ पर पानी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने H2O को प्लस किया है और CO2 ले लिया है। तो यहाँ पर हमारा क्या बनकर तैयार हो रहा है केमिकल, CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी CaHCO3 का होल ट्वाइस जो जल में विलयशील है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कौन सा केमिकल बनकर तैयार हुआ है, जल में विलयशील पदार्थ। इसको जब हम जल में घोलेंगे तो क्या होगा, ये देखिए दोस्तों, जब हम जल में घोलेंगे तो जो ये पानी है, ये पूरा पानी हो जाएगा सफ़ेद कलर का, बिल्कुल सफ़ेद दूधिया कलर का। और क्या होगा, जो खड़िया है वो नीचे बैठ जाएगी, यहाँ पर खड़िया यहाँ पर बैठ जाएगी बिल्कुल ऐसे करके, और जो पानी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल दूधिया कलर का, बिल्कुल सफ़ेद। तो दोस्तों देखिए लास्ट लाइन हमें दी गई, चूना पत्थर खड़िया कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। जो ये कैल्शियम कार्बोनेट हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ था श्वेत अवक्षेप, तो चूना पत्थर खड़िया कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। और दोस्तों मैंने आपको समझा भी दिया, जो खड़िया होती है वो पानी में जब घोलते हैं तो श्वेत अवक्षेप बिल्कुल दूधिया पानी प्राप्त होता है हमें, और श्वेत अवक्षेप यानी खड़िया जो है हमारी वो नीचे ऐसे करके बैठ जाती है बिल्कुल, और यहाँ पर हमें पानी जो मिलता है बिल्कुल दूधिया कलर का। अब दोस्तों हम देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोस्तों अब हम देखेंगे अम्ल व क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं उदाहरण, जब हम किसी अम्ल व क्षार की क्रिया कराते हैं तो उसमें लवण और जल बनता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको आप लोग याद कर लेंगे। अम्ल व क्षार, दोस्तों यहाँ पर हम अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, लवण प्लस जल। यहाँ पर बन रहा है लवण प्लस जल। दोस्तों यहाँ पर हमने अम्ल क्या लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ ये लिया है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दोस्तों यहाँ पर बन के तैयार हुआ है NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण और जल। दोस्तों ऐसी अभिक्रिया इसमें अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया कराते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोस्तों इस वीडियो में हमने अम्ल एवं क्षार के बारे में डिटेल में जान लिया है। अब दोस्तों लवण के बारे में और अम्ल और क्षार की प्रबलता के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, यानी कि इस पार्ट का पार्ट 2 आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।